निधि अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। उसके घर वालों में हंसराज, विनीत, आकाश वहां बैठे थे, जो अलग अलग फोन पर बात कर रहे थे। निधि उनके चेहरे पर टेंशन साफ देख पा रही थी। वही निधि के दोस्त अंजलि, रोनी और उसके अन्य दोस्त भी वहां थे। वो भी बहुत टेंशन में थे। निधि कुछ समझती उससे पहले ही अंजलि की नजर निधि पर पड़ी। अंजलि के मुंह से अपने आप ही निकल गया, निधि। सभी की नजर निधि पर गई। अंजलि और रोनी दौड़कर निधि के पास गए। रोनी तो गले ही लग गया। हंसराज भी अपने स्थान पर खड़े रहे। वो अपनी बेटी के पास नहीं गए। वो भी अपनी बेटी से गले मिलना चाहते थे, पर अब बाप बेटी के बीच एक दीवार खड़ी थी जो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। उसने रोनी को अपनी बेटी को गले लगाता हुआ देखा, पर वो चुप रहे। कल कहाँ रह गई थी तुम? कितने कॉल किए तुम्हें? तुम्हारा फोन बंद ही आ रहा था। रोनी भी निधि से यही सवाल पूछ रहा था और निधि को डांट भी रहा था। निधि उसे सच नहीं बता सकती थी। निधि के चाचा जी ने इस बारे में पूछा तब वो मैं अपनी दोस्त तान्या के घर पर थी। कल थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो तान्या ने मुझे अपनी कार चलानी न दी और उसके घर ही चली गई। अरे इडियट, एक कॉल कर देती। यार वो मोबाइल भी डेड हो चुका था तो कॉल नहीं कर पाई। तो अपनी दोस्त तान्या के फोन से कर लेती। तुम्हें पता है आज सुबह से अंकल परेशान थे। उनका बीपी भी हाई हो गया। बार बार सबको फोन कर रहे थे। क्यों? उन्हें कब से मेरी परवाह होने लगी? निधि ने अपने पापा हंसराज की तरफ देखा। हंसराज चुपचाप इधर उधर देख रहे थे, पर उनके कान निधि और अंजलि के बातों में ही थे। तभी उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। दोनों बाप बेटी की नजरें एक दूसरे से मिली। निधि ने पहली बार अपने पिता के आंखों में आंसू देखे। उन आंसुओं में एक पिता की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। निधि के अंदर कुछ पिघलता हुआ महसूस हुआ, पर बस कुछ ही पल में उस एहसास पर नफरत की परत फिर से चढ़ गई। अच्छा, तो पूज्य पिताजी को ये लगा कि उनके किसी दुश्मन ने मेरा किडनैप या मर्डर कर दिया। निधि जोर जोर से हंसने लगी। हंसराज अपनी बेटी की बदसलूकी देख रहा था, पर वो बस चुप था। तभी हंसराज की नजर अपनी बेटी के टॉप पर गई, जहां खून लगा हुआ था। तुम्हारे कपड़ों पर ये खून कैसे लगा? निधि ने कंफ्यूज होते हुए अपने टॉप पर देखा, जिस पर खून का एक दाग था जो अब सूख चुका था। वो भी इसे देख परेशान हो गई। उसे तो कोई चोट नहीं लगी थी, तो ये खून यहाँ कैसे लगा है? निधि, तुम्हें चोट लगी है? कहाँ लगी बताओ? मुझे कोई चोट नहीं लगी है। ये शायद किसी और का खून है, पर किसका? ये सब निधि सोच रही थी। अंजलि ने निधि को अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहा और निधि और उसके दोस्त अपने कमरे की तरफ चल दिए। निधि ने अपने पिता की तरफ एक बार भी नहीं देखा। जब निधि और उसके दोस्त वहां से चले गए, तब हंसराज अपने भाई से बोला, ये लड़का कौन है? भाई साहब, ये निधि का बॉयफ्रेंड रोनी है। मुझे इस रोनी के बारे में सारी जानकारी चाहिए। हंसराज मन ही मन सोचने लगा कि अब उसे दूसरे प्लान पर काम करने का समय आ गया है। 15 साल पहले जापान में एक छोटा सा लड़का जो करीब 10 साल का था, वो एक पेड़ पर कुनाई से निशाना लगा रहा था, पर उसकी कुनाई पेड़ पर नहीं लग रही थी, जिससे उसका मुंह उतर गया। पर उसने फिर से उस कुनाई को उठाया और फिर से उस पेड़ पर निशाना लगाया, पर फिर से वो नाकाम रहा। उसने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका और एक और बार फिर से पेड़ पर निशाना लगाने ही जा रहा था कि उसका पैर फिसला और कुनाई उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर गई। वो लड़का इस कुनाई पर गिरने वाला था, तभी पीछे से किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। कुनाई और उस लड़के की आंखों के बीच बस 1 इंच का फासला था। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसी की उम्र के एक छोटे लड़के ने उसकी प्रोटेक्शन की थी। उसके चेहरे पर कई सारे ताजा घाव थे। वो लड़का और कोई नहीं, अपना जोरो था। जोरो ने उस लड़के को सहारा दिया, पर वो लड़का जोरो को शुक्रिया कहने के बजाय जोरो पर ही चिल्ला पड़ा, तुमने मेरा निशाना मिस करा दिया, गधे कहीं के। हाँ? तुम्हारा एक भी निशाना सही जगह पर नहीं लगा।
उस लड़के ने मन ही मन सोचा कि इसने सब कुछ देख लिया। हाँ, तो मैं निशाना न लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। क्या? निशाना ना लगाने की प्रैक्टिस? हाँ, मैंने सोचा कि पहले मैं निशाना न लगाने की प्रैक्टिस करूं। जब उसमें माहिर हो जाऊंगा तो मुझे पता होगा ना कि किस तरह नहीं फेंकना है, और जब मुझे ये पता लग जाएगा तो हर निशाना सही लगेगा। ज़ोरो को उसकी बात समझ में नहीं आई थी। उसने मुंह बनाया, बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। तभी वो लड़का उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। ज़ोरो ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम्हें ये लगता है ना कि मैं फेंक रहा हूँ? मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक दिन महान निंजा बनूंगा, और महान लोग लीक से हटकर ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुम्हें भी मेरे जैसा महान बनना है तो मेरे चेले बन जाओ। मैं तुम्हें कुनाई चलाना सिखा दूंगा। ज़ोरो ने उस लड़के के हाथ से कुनाई ली और बिना देखे उस पेड़ की तरफ फेंका। कुनाई सीधा उस पेड़ के बीचों बीच जाकर लगा। वाह, तुम मेरे से भी एक कदम आगे हो। क्या तुम मुझे सिखाओगे? ज़ोरो के निशाने को मास्टर लैंग बहुत दूर से देख रहे थे। ये लड़का बाय बॉर्न निंजा है। अगर इसे मैंने तराशा तो ये लड़का निंजाओं के इतिहास में अपना नाम अंकित करेगा। मास्टर लैंग के साथ उनकी छोटी बेटी माया भी आई थी। माया उन दोनों लड़कों को झगड़ते हुए देख रही थी। तभी उसके पिताजी उनकी तरफ जाने लगे। माया भी अपने पिता के साथ चलने लगी। जब उन दोनों लड़कों के पास पहुंचे तो माया ने देखा कि बड़ा लड़का ज़ोरो के पैरों को पकड़कर कुनाई सिखाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। तभी उस लड़के की नजर मास्टर लैंग की तरफ गई और वो ज़ोरो का पैर छोड़कर खड़ा हो गया। दोनों ने मास्टर लैंग की तरफ सिर झुकाया। अकीरा, ये ज़ोरो है। ज़ोरो, आज से तुम अकीरा के भाई हो। अकीरा ने ज़ोरो को ऊपर से नीचे तक देखा। ज़ोरो को मास्टर लैंग ने ब्लैक कपड़े पहनाए थे जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाले थे। ज़ोरो के लंबे बाल जो जूड़ा बनाकर रखे हुए थे। गोरा चेहरा जख्मों से भरा हुआ था जो अभी भी ताजे थे। उसके बाल देखकर अकीरा को जलन हुई क्योंकि अकीरा के बाल छोटे थे। मास्टर लैंग ने अकीरा का हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ लिया और फिर उसके ऊपर माया का हाथ रखा और सबसे ऊपर ज़ोरो का हाथ रखा, और फिर एक झटके में मास्टर लैंग ने खंजर निकालकर उन तीनों हाथों पर वार किया। खंजर तीनों के हाथ को चीरते हुए आर पार हो गया। अकीरा और माया जोर से चीखे, पर ज़ोरो एकदम शांत था। उसे अब दर्द सहने की आदत हो चुकी थी। मास्टर लैंग ज़ोरो के शांत चेहरे को देख मुस्कुराए। तीनों का खून एक दूसरे से मिल चुका था। आज से तुम तीनों एक दूसरे के दोस्त, बंधु, भाई बहन, माता पिता सब कुछ हो। जैसे तुम तीनों का खून मिलकर एक हो चुका है, आज से तुम तीनों भी एक हो। तुम्हारी एक की ताकत दूसरे की ताकत बनेगी और दूसरे की कमजोरी पहले की कमजोरी होगी। तुम तीनों को एक दूसरे की ताकत बनकर दुनिया से लड़ना है। मास्टर लैंग की आवाज आज 15 साल बाद भी अकीरा के कानों में गूंज रही थी। अकीरा ने अपने हाथ की हथेली को देखा जिसमें बीचों बीच एक घाव का निशान था। उस निशान को देख उसे मास्टर लैंग की आखिरी बात याद आ गई कि तुम तीनों को एक दूसरे की ताकत बनना है। पर आज वो तीनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। तभी कमरे के दरवाजे पर माया ने दस्तक दी। अकीरा अपने हाथ की हथेली देख रहा था। ये देख उसे भी वो दिन याद आ गया। उसने भी अपने हाथ की हथेली को देखा। वो निशान आज भी वहां मौजूद था। क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं ज़ोरो को खत्म करूं? अकीरा अच्छी तरह जानता था कि माया ज़ोरो से प्यार करती थी और आज वही उसे जान से मारने का मिशन लेकर खुद आई थी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे मारो। अकीरा ने यह सुन पीछे की तरफ मुड़कर माया को देखा जो उसकी तरफ ही आ रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पकड़कर यहाँ ले आओ ताकि मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन काट सकूं। निधि के जाने के बाद
जोरो ने प्रोफेसर चौधरी को फोन किया और उन्हें तुरंत अपने घर आने को कहा। आधे घंटे बाद प्रोफेसर चौधरी जोरो के सामने खड़े थे। जोरो ने उन्हें बीती रात के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे समुराई ने उन्हें ढूंढ लिया था और वो उनसे कैसे बचा। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे लोगों ने बताया था कि वो अभी भी तुम्हें जापान में ढूंढ रहे हैं। ऐसे भी तो हो सकता है कि दाइसुके ये काम छुपकर कर रहा हो। वो वैसे भी निंजास पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। हाँ, पर इसकी भी संभावना बेहद कम है। दाइसुके रियो का भरोसा जीतने की फिराक में ही होगा। कुछ समय से सामुराई अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ खो रहे हैं। असल में दाइसुके ने माया से इसलिए हाथ मिलाया ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। दाइसुके को तुम्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस अपनी होने वाली बीवी को खुश करना चाहता है, जिससे वो दहेज में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। ओह, अब पता चला कि आपको क्राइम वर्ल्ड का प्रोफेसर क्यों कहते हैं। पर समुराई ने जिस तरह मुझ पर हमला किया, उससे यही लगा कि वो मुझे ही मारने। तभी अचानक वो बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसका माथा ठनका और वो अपने आप से ही बोल पड़ा, जहर। पर कब? प्रोफेसर चौधरी ने भी ये सुना, पर वो कुछ सोच पाते तब तक जोरो फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थी, पर वो अपनी जान बचाने के बजाय उसे कब ये जहर दिया गया यही सोच रहा था कि तभी उसे याद आया कि समुराई से लड़ते वक्त एक समुराई ने उसे घायल किया था। जोरो समझ गया कि तीसरा समुराई अपनी गर्दन के खून को रोकने के बजाय उसे क्यों पकड़ रहा था, ताकि वो उसे एक छोटा सा घाव दे सके। हकीकत में समुराई अपनी तलवारों और हथियारों में एक खास प्रकार का जहर लगाते थे जो 24 घंटे के बाद असर करता था। अगर बाई चांस समुराई किसी को मारने में विफल हो जाते तो वो उन्हें एक छोटी सी चोट देते थे, जिसे डॉक्टर भी मामूली चोट समझकर ध्यान नहीं देता, और समुराई अपने दुश्मन को मारने के मिशन में सफल हो जाते। जोरो के साथ भी वही हुआ था। प्रोफेसर चौधरी भी तुरंत समझ गए कि समुराई से जोरो अवश्य घायल हुआ है। वो तुरंत जोरो के घर की तरफ निकल पड़े। जल्द ही वो जोरो के सामने थे। उन्होंने जोरो के हाथ के शर्ट का हिस्सा फाड़ा। उसका हाथ पूरा नीला पड़ गया था। जोरो तड़प रहा था, पर तब भी वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके कानों में धीरे से ये सुनाई दिया, युसेकी हिमित्सु बाको। प्रोफेसर चौधरी समझ गए। उन्होंने तुरंत जोरो के वेपन वाले संदूक ढूंढने लगे। उन्हें जल्द ही वो संदूक बेड के नीचे से मिल गई। उसने उसे खोला और उसमें से एक और छोटा सा बॉक्स निकाला। उस बॉक्स को ही जापानी में योसेगे हिमित्सु बाको कहा जाता था, जो कि एक पजल बॉक्स के समान था। प्रोफेसर चौधरी ने जब उस बॉक्स को खोला तो उसमें कुल 5 अलग अलग रंग की छोटी सी ट्यूब टाइप शीशी थी। प्रोफेसर ने 2 शीशियों को अपने हाथों में उठाया और जोरो को दिखाने लगे। जोरो ने तड़पते हुए ना में सर हिलाया। प्रोफेसर ने दूसरी 2 रंग की शीशियां अपने अलग अलग हाथों में ली और फिर से जोरो को दिखाया। जोरो को प्रोफेसर पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो तड़प रहा था। उसे अपने शरीर में जैसे हजारों सुइयां एक साथ घोंप दी गई हो, ऐसा महसूस हो रहा था। प्रोफेसर एकदम शांत मुद्रा में ये कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, जैसे ये काम वो हजारों बार कर चुके हों। इस बार उन्होंने जो शीशियां निकाली और जोरो की तरफ देखा तो जोरो की नजर एक शीशी पर टिक गई। प्रोफेसर समझ गए और उन्होंने उस शीशी से एक इंजेक्शन को फिल किया और सीधा जोरो के दिल पर दे मारा। जोरो बेहोश हो चुका था। 2 दिन बाद निधि अपने कॉलेज गई, पर इन 2 दिन निधि अपने टॉप पर लगे खून के दाग के बारे में सोच रही थी कि वो खून का दाग उसके टॉप पर आया कैसे। क्या यह खून जोरो का था? तो जोरो ने उसे बताया क्यों नहीं? फिर निधि ने खुद से ही सोचा, वो मेरा दोस्त थोड़ी है जो मुझे बताएगा। पर उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। वो जोरो से इस बारे में बात करना चाहती थी। इसलिए जब वो कॉलेज पहुंची तो पूरे कॉलेज में जोरो को ढूंढने लगी, पर जोरो उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसने जोरो के क्लासमेट से उसके बारे में पूछा तो उसे पता चला कि जोरो 2 दिन से कॉलेज नहीं आया। टॉप पर खून और 2 दिन से उसका कॉलेज ना आना निधि के शक को और गहरा कर रहा था। वो जोरो के घर की तरफ चल दी।
निधि जोरो के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। कुछ समय बाद दरवाजा खुला। निधि ने देखा कि प्रोफेसर चौधरी डोर के दूसरे छोर पर थे। उन्हें देख निधि के मुंह से अपने आप निकल गया, चौधरी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं तुमसे भी तो कर सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, वो मैं जोरो से मिलने आई थी। 2 दिन से वो कॉलेज नहीं आया था और वो वैसे भी माइग्रेशन स्टूडेंट है, हमारा गेस्ट है, तो बस ऐसे ही उससे मिलने आ गई। प्रोफेसर चौधरी निधि के चेहरे पर साफ देख पा रहे थे कि निधि झूठ बोल रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। निधि भी झूठ इसलिए बोल रही थी कि वो नहीं चाहती थी कि सबको पता चले कि 2 दिन पहले निधि पूरी रात जोरो के घर पर थी। अंदर आ जाओ। निधि जोरो के घर में एंटर हुई। निधि ने फिर से एक बार उन सारे कलेक्शन को देखा जो जोरो के घर की वॉल पर लगे हुए थे। प्रोफेसर चौधरी निधि को जोरो के कमरे की तरफ ले गए। निधि ने देखा कि जोरो बेड पर सोया हुआ था और उसे आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन लगाई गई थी। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जंगली सांप ने इसे काट लिया था। इसका घर जंगल वाले इलाके में है, तो सांप इसके घर में आ गया होगा और इसके हाथ में काट लिया। निधि जोरो के बेड के पास आकर बैठ गई। जोरो सो रहा था। उसने अभी शर्ट नहीं पहनी थी। निधि की नजर जोरो के जिस्म पर लगे घाव पर गई, जिस पर कुछ हल्के निशान थे तो कई जगह गहरे निशान थे। ऐसे ही एक बड़े घाव पर निधि का ध्यान गया। वो घाव वो देखती रही। घाव का निशान बहुत गहरा था, मानो किसी ने बड़ी कटाना से वार किया हो। निधि मन ही मन ये सोच रही थी कि इतने सारे घाव के निशान किसने दिए होंगे। उसके टॉप पर भी खून का निशान था। जोरो के कटे हाथ पर बड़ी सी पट्टी बंधी थी जो थोड़ी लाल भी हो चुकी थी। क्या सच में इसे किसी सांप ने काटा है या फिर इसे किसी और वजह से चोट लगी है? निधि उसके बड़े घाव को छूने ही जा रही थी कि तभी जोरो ने तेजी से हाथ पकड़ लिया। निधि ने उसके चेहरे की तरफ देखा पर जोरो सो रहा था। निधि समझ गई कि ये मार्शल आर्ट्स के रिफ्लेक्स हैं। बचपन में हंसराज ने भी अपनी बेटी को मार्शल आर्ट्स की तालीम दिलवाई थी। अगर ये मार्शल आर्ट्स जानता है तो उस दिन क्लब में नॉनी जब इसका हाथ दबा रहा था तो इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ये एक्टिंग कर रहा था? कौन है ये? क्या ये हमसे कुछ छुपा रहा है? इसने शहर से इतनी दूर जंगल के पास ही घर क्यों खरीदा? निधि के मन में ये सवाल उठ रहे थे। अब उसे जोरो पर शक हो रहा था। क्या तुम चाय लोगी? निधि ने ना में सर हिलाया। अरे तुम मेरे हाथों की चाय पीकर तो देखो, तुम्हें पसंद आएगी। प्रोफेसर चौधरी किचन में चले गए। निधि जोरो के चेहरे को देख रही थी। वी आकार का शेप था। उसके चेहरे के लंबे बाल जो उसके फोरहेड पर बिखरे हुए थे। ये सच में हैंडसम है। तभी जोरो ने धीरे धीरे आंखें खोली। निधि ने भी ये देखा तो उसने जोरो का नाम पुकारा। जोरो ने निधि को देखा तो एक झटके से उठने की कोशिश करने लगा, पर कमजोरी के कारण वो बराबर से उठ नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि वो निधि के सामने आधा नंगा है, तो उसने अपना कंबल ओढ़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ पूछना था। पर तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आए थे तो मैं यहाँ आ गई, तो पता चला कि तुम्हें तो सांप ने काटा है। सांप ने? निधि ने यह सुन उसे घूरा और कुछ पूछने ही जा रही थी कि तभी प्रोफेसर चौधरी चाय लेकर आ गए। अरे तुम्हें होश आ गया? भाई साहब को सांप के काटने के 2 दिन बाद होश आया। जोरो समझ गया कि प्रोफेसर ने निधि से झूठ बोला है। उसने हाँ में सर हिलाया। प्रोफेसर ने निधि को चाय दी और जोरो अपनी चाय लेने ही जा रहा था कि प्रोफेसर ने झट से वो चाय उठा ली। जोरो ने मुंह बना लिया। प्रोफेसर यहाँ कैसे? ये मेरे गार्जियन हैं। अच्छा, तुमने बताया कि तुम मुझसे कुछ पूछने आई थी। निधि ने प्रोफेसर की तरफ देखा। वो उनके सामने ये सारी बात नहीं बताना चाहती थी। प्रोफेसर ने भी निधि के मन को पढ़ लिया। वो वहां से चले गए। निधि ने यह सुनिश्चित किया कि अब वहां कोई नहीं है। जिस रात तुम मुझे अपने घर लाए थे, क्या उस दिन तुम्हें कोई चोट लगी थी क्या? जोरो सोच में पड़ गया। इसे कैसे पता चला? नहीं तो क्यों? जब मैं घर लौटी तो मैंने अपने कपड़े पर खून का दाग देखा। मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी थी। अच्छा, वो
अरे कुछ नहीं, तुम्हें उठाया था ना तो तुम बहुत भारी हो तो तुम्हें उठाते वक्त फिसल गया था तो हाथ में चोट लग गई, और तुम्हें पता है उसी चोट के पास में ही मुझे सांप ने भी काट लिया। क्या तुमने मुझे मोटी कहा? जोरो ने ना में सर हिलाया, पर उससे हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो हंस पड़ा। निधि ये देख उसे गाली देते हुए मारने लगी। जोरो भी अपना बचाव कर रहा था कि तभी निधि का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा जोरो की बाहों में जा गिरा। जोरो को ठीक होने में 2 हफ्तों से भी ज्यादा का समय लग गया। इन 2 हफ्तों में निधि किसी न किसी बहाने जोरो से हर रोज मिलने आ जाती थी। कभी निधि अंजलि को लेकर आती तो कभी खाना लेकर, तो कभी उसके साथ बैठकर एनीमे देखती। दोनों के बीच बस एक यही कॉमन था, दोनों एनीमे लवर थे और पूरे दिन एनीमे की ही बातें करते। बातों ही बातों में निधि को पता चला कि जोरो को एनीमे राइटर बनना है। निधि ने भी अपने सपनों के बारे में बताया कि उसे भी एनिमे आर्टिस्ट बनना है। प्रोफेसर चौधरी भी इन दोनों को देखते और जोरो को चेतावनी देते रहते। निधि रोज आ जाती थी, तो एक बार तो जोरो ने ही पूछ लिया कि तुम रोज क्यों आ जाती हो? मैं तुम्हें इतनी कंपनी दे रही हूँ तो शायद इसी बहाने वो इताची वाला एक्शन फिगर तुम मुझे दे दो। दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे, पर जोरो के मन में दोस्ती से भी ज्यादा कुछ था। जोरो निधि की तरफ आकर्षित हो रहा था। यह एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था, पर वो अपनी सीमा भी जानता था कि निधि रोनी के साथ है। वैसे भी दोनों अलग अलग दुनिया से आते थे। निधि जहां अमीर पिता की इकलौती बेटी थी, उसे दुनिया का हर एक सुख बस चुटकियों में प्राप्त हो सकता था। वहीं जोरो हर दिन मौत से आंख मिचोली खेलता था। एक न एक दिन सामुराई और निंजाज उस तक पहुंच ही जाने वाले थे, और ये बात जोरो अच्छी तरह से जानता था। निंजाज के नियम भी उसे निधि से प्यार करने की इजाजत नहीं देते थे। अगर निंजाज को इसकी भनक भी पड़ जाती तो वो निधि को जान से मार देते। यही सोचकर एक शाम जोरो ने प्रोफेसर से कहा, मुझे लगता है कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी समुराई को हमारे बारे में पता चल ही गया है। हम यहाँ रहे तो दूसरों पर भी मुसीबत आ सकती है। दूसरों पर से मतलब निधि से है ना? प्रोफेसर की बात सुनकर जोरो ने उनकी तरफ आश्चर्य से देखा। तुम्हारे चेहरे पर निधि के लिए फीलिंग साफ दिखाई देती हैं। हाँ, निंजास के लिए मोहब्बत नहीं बनी, पर अब तुम निंजा नहीं हो। वैसे भी निंजास खुद अपने नियम तोड़ रहे हैं, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सच कहूँ तो निधि के चेहरे पर भी तुम्हारे लिए फीलिंग साफ दिखाई देती है। क्या बकवास कर रहे हो अंकल? उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो क्या हुआ? वैसे भी टीनेज में लोग अट्रैक्शन को लव का नाम दे देते हैं। क्या अभी बॉलीवुड फिल्मों के उस दोस्त की तरह बात कर रहे हैं जो कहता है कि भाभी आपको ही देख रही है? हम बस अच्छे दोस्त ही रहें तो अच्छा है। वैसे भी आपने ही कहा था कि मुझे किसी से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना उनका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। हम यहां से जा रहे हैं अंकल, इट्स फाइनल। जोरो के कहे गए आखिरी शब्द जापान के ताकेहिको कातो के घर में सच हो रही थी। ताकेहिको कातो जापान में इंडियन एम्बेसी में काम करता था। उसी ने जोरो को इंडिया भागने में मदद की थी। अभी वो एक चेयर पर बंधा पड़ा था। वो बेहोश हो चुका था। उसके पैरों की 2 उंगलियां कटकर अलग पड़ी हुई थी और फर्श खून से भरा पड़ा था। तभी उस पर किसी ने पानी से भरी हुई बाल्टी फेंकी। वो तड़पता हुआ होश में आया। होश में आते ही उसका दर्द तेज होने लगा। उसने देखा सामने वाली चेयर पर एक हाथों वाला लड़का बैठा था।
जिसके हाथ में एक खंजर था। वो बस अपनी दोस्त से किया हुआ वादा निभा रहा था। वो कोई और नहीं, अकीरा ताकाहाशी था। जैसे ही अकीरा काम पर लगा, उसने सबसे पहले एम्बेसी वालों के फोन टैप करवाए और उन सभी पर अपने आदमियों की नजर रखवाई, क्योंकि अकीरा अच्छी तरह से जानता था कि कोई भी रोग निंजा सबसे पहले देश ही छोड़ेगा। उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी थी। जब भी कोई किसी से भागता तो वो ऐसी जगह छिपता जहां अधिक से अधिक भीड़ हो, क्योंकि भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। अगर छोटी बस्ती या कम लोगों वाली जगह पर छुपे तो आसानी से लोगों के सामने आने का खतरा रहता था। तो ऐसे दो ही देश थे जहां भीड़ की भी भीड़ होती, पहला चीन और दूसरा भारत। इसलिए अकीरा इंडियन एम्बेसी और चीन की एम्बेसी के लोगों की हर एक चीज को नोट कर रहा था। तभी ताकेहिको कातो की हिस्ट्री से जोरो के बारे में पता चला था। दोनों 4 महीने पहले फोन पर काफी बात कर रहे थे, इसलिए अकीरा ने उसे उठा लिया था, जो अब अकीरा के सामने ही बैठा हुआ था। अकीरा दर्द को बरकरार रखने में मास्टर था। उसने ताकेहिको के अंगूठे को काटा। ताकेहिको चिल्लाया, तड़पा, रोया, पर अकीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसका दर्द कम होने तक का इंतजार किया। वो एक टाइमर वॉच लिए खड़ा था, जिसमें वो बार बार देख रहा था। जैसे ही उस टाइमर वॉच में 00 आता, वैसे ही अकीरा ताकेहिको के पैर की एक उंगली काट देता। ताकेहिको की पीड़ा तीव्र होती जा रही थी। वो दर्द से फिर से तड़पने लगा। अकीरा उससे कुछ नहीं पूछ रहा था, बस उस दर्द को एंजॉय कर रहा था। अकीरा ने पूरे एक पैर की उंगलियां काट दी थी। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें ये दर्द क्यों दे रहा हूँ, और तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से टाइम लो। बस जितने समय तक तुम टाइम लोगे, उस टाइम तक मैं तुम्हें ऐसे ही दर्द देता रहूंगा। पहले मैं तुम्हारे पैरों की सभी उंगलियां काटूंगा, फिर हाथों की उंगलियों को, और अंत में तुम्हारे दांतों को। मुझे तो तुम्हें बस दर्द देने में मजा आ रहा है। अकीरा ने टाइमर वॉच की तरफ देखा और ताकेहिको की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसने उसके दूसरे पैर के अंगूठे पर खंजर रखा। तभी ताकेहिको बोलते पोपट की तरह बोलने लगा। मैं बताता हूँ मैं। अकीरा विजयी मुस्कान लिए सामने वाली चेयर पर बैठ गया और उसे बोलने का इशारा किया। 2 साल पहले इंडिया में कोई आदमी आया था जोरो को ढूंढने। उसका नाम विक्रम चौधरी था। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। अकीरा मन ही मन ये सोच रहा था कि भारत से जोरो को कौन ढूंढने आ सकता है। वो जोरो को ढूंढने क्यों आया था? वो तो पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि उन दोनों के बीच कोई संबंध है। अकीरा जहां तक जोरो को जानता था, जोरो कभी भी भारत नहीं गया था, तो उसकी पहचान वाला भारत में कैसे हो सकता था? चौधरी जितना दिखता है उससे ज्यादा टेढ़ी खीर है। उसने अपने बंदे तुम्हारे निंजास क्लैन और सामुराई क्लैन में फिट कर रखे हैं, जो उसे समय समय पर मेरे थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अकीरा सोच में पड़ गया कि निंजास जो खुद जासूस थे, उनकी जासूसी जो करवा रहा था, वो सच में काबिले तारीफ होगा। पर उसका जोरो से क्या संबंध था? क्या ऐसा कुछ है जो अभी भी हमारे सामने नहीं आया है? जोरो मास्टर लैंग को मारे बिना भी भाग सकता था, तो उसने मास्टर लैंग को मारा ही क्यों? वो तो उसके पिता समान थे। मास्टर लैंग के लिए भी जोरो उनका फेवरेट स्टूडेंट था। कुछ तो उन दोनों के बीच अवश्य हुआ था, जो जोरो हम सब से छुपा रहा था। तुम्हें जो जो पता है वो सब मुझे बताओ। ताकेहिको अकीरा को सब कुछ पहले से बताने लगा। ताकेहिको ने उसे जो बताया वो पूरी तरह हिल चुका था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोरो इतना आगे चला जाएगा। उसने कुछ जानकारी इकट्ठा की और अगली फ्लाइट लेकर भारत के मुंबई शहर के लिए निकल गया।
जोरो ने दिल्ली शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। छोड़ने से पहले वो आखिरी बार निधि से मिलना चाहता था। उसने निधि को फोन किया पर निधि ने कॉल रिसीव नहीं किया। वो जाने से पहले निधि को जो एक्शन फिगर पसंद था वो उसे गिफ्ट करना चाहता था, इसलिए वो इताची का एक्शन फिगर पैक करके रायजादा मेंशन पहुंचा। जोरो मेंशन के अंदर जा ही रहा था कि एक बॉडीगार्ड ने उसे रोका। किससे मिलना है? निधि जी से, मैं उनका दोस्त हूँ। बॉडीगार्ड ने उसकी तलाशी ली और फिर उसे अंदर जाने दिया। जोरो पहली बार रायजादा मेंशन में आया था। मेंशन की वॉल पर करोड़ों की पेंटिंग्स लगी हुई थी। उस मेंशन के हर एक कोने से अमीरी की महक आ रही थी। आलीशान कारपेट, एल शेप सोफे, विंटेज आइटम तो हर एक कोने में थी। जोरो को एक पल के लिए लगा कि वो किसी मेंशन में नहीं बल्कि किसी म्यूजियम में आ गया हो। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो काफी बड़ी थी। जोरो को इस पेंटिंग में इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि वो पेंटिंग असल में जापान के सबसे मशहूर सामुराई की पेंटिंग थी। जोरो अपने दुश्मन के सुनहरे इतिहास को देख रहा था। हंसराज ने जोरो को उस पेंटिंग को निहारते हुए देखा। आज के यंगस्टर्स इस तरह की आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं, ये देखकर वो जोरो के करीब आए। जोरो पेंटिंग की बारीकियों को देखने में मशगूल था। ये देख हंसराज और इम्प्रेस हुआ। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को इस पेंटिंग के बारे में बताया जाए। ये पेंटिंग जापानीज आर्ट स्टाइल निहोंगा में बनी है। हंसराज ये सुन और ज्यादा इम्प्रेस हुआ। उसने सोचा इस पेंटिंग में जो समुराई है उसके बारे में बताया जाए। वो कुछ बोलते उससे पहले ही जोरो ने मन की बात पढ़ ली। इस पेंटिंग में जो समुराई दिख रहा है वो ऐसा वैसा समुराई नहीं है। ये अनबीटेबल समुराई मियामोटो मुसाशी है, जिसने 62 से ज्यादा द्वंद्व युद्ध लड़े, जिसमें ये कभी पराजित नहीं हुआ। हाँ, एक द्वंद्व ड्रॉ रहा था। जापान में मुसाशी को केंसो भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है तलवार लिए हुए संत। ताज्जुब की बात यह है कि ये रोनिन थे। समुराई में रोनिन एक गाली, एक बेइज्जती के समान माना जाता है, पर समुराई के इतिहास में सबसे शिखर पर जो नाम है वो भी एक रोनिन है। जोरो ने अपनी बात खत्म की और एक गहरी सांस ली और उसने हंसराज की तरफ देखा। हंसराज बस उसे ही देखे जा रहा था। तुम तो ऐसे बता रहे थे जैसे मानो कोई गाइड हो। आज की पीढ़ी भी इतिहास में रुचि रखती है, ये जानकर खुशी हुई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जोरो ताकाहाशी। अच्छा, तुम जापानी हो? जी। अच्छा, इसलिए तुम्हें जापान की हिस्ट्री पता है। पर सच कहूँ, मुझे भी जापान की संस्कृति बहुत पसंद है। उनका खाना, उनकी संस्कृति से जुड़ा लगाव मुझे अधिक प्रिय है। पर उससे भी ज्यादा मुझे वहाँ के योद्धा सामुराई का जीवन पसंद है। शांति के लिए हथियार उठाना, मार्शल आर्ट्स के प्रति लगाव, कटाना, सब मुझे पसंद है। आपका निंजाओं के बारे में क्या ख्याल है? वह तो बस लुटेरे हैं। पहले सामुराई की युद्ध कला को चुराया और फिर उसी कला का इस्तेमाल चोरी लूट में इस्तेमाल किया। जबकि सामुराई आदर्श के लिए लड़ते हैं, उनका मुकाबला निंजास कहाँ कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ जिससे देख तुम काफी खुश हो जाओगे। हंसराज जोरो से ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो बहुत पुराने दोस्त हो, पर साथ ही जोरो को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि हंसराज उनके दुश्मन की ही तारीफ करते जा रहे थे और वो निंजा को बस चोर लुटेरे मान रहे थे। हंसराज ने उसे अपने पीछे आने को कहा और जोरो उनके पीछे चल दिया। हंसराज उसे एक कमरे में ले गया। जोरो ने इधर उधर देखा तो बस देखता ही रह। आपको ये कहाँ मिल गई? मेरे एक पुराने दोस्त की है। वह एक सामुराई था। मेरी मुलाकात उससे उसकी यात्रा में हुई थी। तुम्हें शायद पता होगा कि सामुराई मुसाशीगो की यात्रा यानी सामुराई की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। उस यात्रा में मेरी उनसे दोस्ती हो गई। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ही मेरे बिजनेस में मदद की। पर जब उनकी यात्रा खत्म हुई तब वह वापस जापान लौट गए और एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। पर आज भी वो मेरे अंदर जीवित हैं। उनका नाम क्या था? हारुतो। तभी जोरो की नजर कटाना पर गई जो काफी पुराने समय की दिख रही थी। जोरो ने हंसराज की तरफ देखकर उस कटाना को उठाने की इजाजत मांगी। हंसराज ने सिर हिलाकर उसे इजाजत दी। उसने कटाना उठाई और उसे म्यान से निकालने लगा। अरे उसे मत निकालो।
पर तब तक ज़ोरो ने उस कटाना को म्यान से निकाल लिया था। उसने फिर से म्यान में रख दिया। सॉरी, मैं बस उसकी धार देखना चाहता था। अरे कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर सामुराई में ऐसा माना जाता है कि एक बार कटाना म्यान से बाहर आ गई तो वो खून को चखे बिना अंदर नहीं जाती। ज़ोरो हंसराज के ज्ञान से प्रभावित हुआ। हंसराज ने उस कटाना को उठाया और हवा में घुमाया। उसने तलवार की तालीम ली थी। उसने समुराई की तरह ही तलवार को घुमाया। ज़ोरो ने अपने दोनों हाथों से तालियां बजाकर तारीफ की। ज़ोरो जानता था कि वो 55 वर्षीय बूढ़ा उससे तारीफ चाहता है, इसलिए उसने तलवार को हवा में घुमाया था। बाय द वे, तुम यहाँ किससे मिलने आए थे? ज़ोरो इन सब चक्कर में भूल ही गया था कि वो यहाँ किस लिए आया था। अरे वो निधि से मिलने आया था सर, उन्हें ये गिफ्ट देने। गिफ्ट? जी, उन्हें मेरा एक एक्शन फिगर बहुत पसंद आ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं उसे अपने हाथों से ये गिफ्ट दे दूं। जाने से पहले? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ जी सर, वो आज मैं जापान जा रहा हूँ। अच्छा, उसका कमरा ऊपर से लेफ्ट की तरफ है, जाकर मिलकर उसे गिफ्ट दे दो। हंसराज नहीं चाहता था कि निधि और उनके बीच अनबन का पता ज़ोरो को लगे, इसलिए वो खुद उसे बुलाने नहीं गए। ज़ोरो ने सर झुकाकर हंसराज को गुड बाय कहा और निधि के कमरे की तरफ चला गया। तभी उसने देखा कि निधि का कमरा आधा खुला था। ज़ोरो ने कमरे में घुसने से पहले निधि को 1-2 बार पुकारा, पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तब ज़ोरो ने निधि के कमरे में प्रवेश किया। तभी वहां हंसराज भी आ गया था। दोनों ने कमरे में चारों तरफ देखा, पर वो कमरा एकदम खाली था। ज़ोरो की नाक में एक जानी पहचानी स्मेल ने फिर से दस्तक दी थी। वो दौड़कर उस खिड़की के पास आया और उसने बाहर देखा तो दूर जो जंगल था उसके पिछले हिस्से में 2 कार खड़ी थी और कुछ लोग निधि को कार में डाल रहे थे। निधि बेहोश थी। ज़ोरो के मन में जो डर था वो अब सच हो गया था। समुराई निधि को किडनैप करके ले जा रहे थे। ज़ोरो सीधा उस कमरे की तरफ गया जहां हंसराज उसे समुराई के हथियार दिखा रहा था। हंसराज भी उसके पीछे पीछे आया। वो फोन पर अपने बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि तभी उसकी नजर ज़ोरो पर गई। उसके हाथों में 2 कटाना थी। उसने दोनों कटाना को अपने हाथों में जोर से घुमाया जैसे कोई वेल ट्रेंड तलवारबाज। एक पल के लिए हंसराज को लगा कि उसकी आंखों के सामने मियामोटो मुसाशी खड़ा है। दोनों कार एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर इंटर हुई। उनमें से समुराई उतरे। निधि को बाहर लाया गया। कुछ और लोग भी उन्हें समुराई का इंतजार कर रहे थे। उसमें से एक बंदा जो पूरे सफेद सफारी सूट पहने बैठा था, वो निधि को देखकर उछलने लगा। उसने निधि के चेहरे पर हाथ घुमाया और उसकी पप्पी ली। आज मेरा बदला पूरा होगा। इसके बाप ने मेरे धंधे को चौपट कर दिया, मेरे सारे ड्रग्स के बिजनेस को ठप कर दिया। खुद को बहुत बड़ा फिनिक्स समझता है। फिर वो किसी को फोन लगाने लगा। दूसरे छोर से फोन रिसीव हुआ। भाई, आपके बंदों ने तो कमाल कर दिया। काम हो चुका है। इसको चख कर आपके पास भेजता हूं। क्या इसका काम तमाम कर देना है? हाँ, ठीक है। रंगा की ये सारी बातें फैक्ट्री के ऊपर के कोने से 2 लोग सुन रहे थे। वो और कोई नहीं बल्कि ज़ोरो और हंसराज थे। ज़ोरो और हंसराज ने उन कारों का पीछा किया। ज़ोरो तो चाहता था कि वो उन्हें वहीं रोक ले, लेकिन हंसराज जानना चाहता था कि इन सब के पीछे कौन है। हंसराज ने देखा कि इन सब के पीछे रंगा अय्यर है। रंगा अय्यर फिनिक्स का हिस्सा नहीं था। वो एक फ्रीलांसर टाइप स्मगलर था जिसे हंसराज ने दिल्ली में ड्रग्स बेचने से मना किया था, पर रंगा माना नहीं। मजबूरन हंसराज ने उसके धंधे को तबाह कर दिया। तब से रंगा बदले की फिराक में था। वहीं ज़ोरो कुछ और ही सोच रहा था। समुराई इंडियन माफिया के लिए कब से काम कर रहे हैं? तो क्या उस दिन क्लब में भी वो मुझे नहीं निधि को किडनैप करने आए थे? तो क्या माया और रियो को अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं पता?
पर समुराई का यहां होना मेरे लिए घातक हो सकता है। मेरी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, पर निधि को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। उसे हर हाल में बचाना ही होगा। हंसराज ने जैसे जोरो का मन पढ़ लिया था, उसने जोरो को समुराई वाला मास्क दिया। शायद तुम्हें इसकी जरूरत होगी। जोरो ने हंसराज की तरफ देखा। क्या हंसराज जोरो की आइडेंटिटी पहचान गया था कि वो कौन है? पर जोरो को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी प्रायोरिटी केवल निधि थी, जो अब रंगा के कब्जे में थी। पर जोरो को एक और चीज खटक रही थी कि एक कॉलेज स्टूडेंट को किडनैप करने के लिए समुराई को क्यों हायर किया गया, और ये रंगा है कौन? रंगा साउथ का सबसे बड़ा स्मगलर है। इसका ड्रग्स का कारोबार था, जिसे मैंने कुछ महीने पहले ही तबाह कर दिया था। पर सामुराई को हायर करना इसके बस की बात नहीं है। शायद इसके पीछे किसी और का भी हाथ है। क्या आप माफिया से हैं? जोरो के मन में जो सवाल कब से चल रहा था, वो उसने डायरेक्ट पूछ लिया। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। व्हाट? जिस क्राइम की दुनिया से तंग आकर दूर भाग रहा था, उसी क्राइम के बॉस की बेटी से प्यार कर बैठा। जोरो अपने आप को कोस रहा था। दोनों रंगा की तरफ देखने लगे। इस हुस्न की परी को तो होश में लाओ। होश में होगी तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। रंगा हंसते हुए अपने गंदे दांतों की नुमाइश कर रहा था। उसने अपनी जेब से एक सिगार निकाली। वहीं एक समुराई ने निधि को होश में लाने के लिए इंजेक्शन दिया। कुछ ही पलों में निधि को होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने कुछ आर्मर पहने हुए बंदे देखे, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, और एक काला भद्दा आदमी बीचों बीच खड़ा था। उसे याद आया कि सुबह अपने रूम का डिजाइन कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा था। जब वो फोन रिसीव करने गई तो स्क्रीन पर जोरो लिखा आ रहा था। वो फोन ही उठाने जा रही थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर कोई कपड़ा रख दिया। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। उसने एक अजीब से मास्क पहना हुआ आदमी देखा, पर तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। निधि ने चेयर से उठने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं पाई। उसने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। निधि छटपटाने लगी। वो समझ चुकी थी कि उसे किडनैप किया गया है। ओए, मेरा हाथ खोल, वरना तुम सबकी बैंड बज जाएगी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अयो, मुझे लगा कि होश में आ गई तो चिल्लाएगी, रोएगी, जान की भीख मांगेगी, पर ये तो अपने बाप की तरह धमका रही है। बढ़िया है। ओए सुन, मेरा काम हो जाने के बाद तुम भी अपनी अपनी प्यास बुझा लेना। कमीने, हाथ तो लगा के दिखा। तेरा हाथ काटकर दूसरे हाथ में न दे दूं तो कहना। अच्छा, ये बात तो चलो, मैं तुम्हें हाथ लगाता हूँ। रंगा ने अपने होठों से चुम्मे की मुद्रा बनाई और हंसने लगा। वो निधि के पास आया। उसने अपना हाथ निधि की टॉप की ओर बढ़ाया ही था कि तभी रंगा चीख उठा था। उसने देखा कि एक खंजर उसके हाथों के आर पार हो गया था। रंगा निधि को छूता उससे पहले ही जोरो ने खंजर फेंक दिया था और जंप मारकर उन सभी समुराई के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। हंसराज एक पल के लिए भी नहीं हिला। उसका खास बॉडीगार्ड चौंका। सर, आपने हमें हमला करने से मना क्यों किया? क्योंकि इस लड़के में कुछ तो बात है। मुझे इसकी काबिलियत देखनी है। ये अकेला ही काफी होगा इन सब के लिए। हंसराज ने अपनी पारखी आंखों से जोरो को पहचान लिया था, पर वो खामोश रहा। पर मालिक, वो केवल बच्चा है। वो समुराइयों का अकेला सामना नहीं कर पाएगा। तुम बस देखते जाओ। सतनाम ने भी जोरो पर अपनी नजरें गड़ा ली थी। रंगा ने जोरो की तरफ देखा। जोरो ने अपने चेहरे पर समुराई वाला मास्क पहना था और उसके दोनों हाथों में कटाना थी। निधि ने भी जोरो को देखा, जिसने अभी अभी उसे बचाने के लिए खंजर फेंका था, पर मास्क की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। साले, तू तो अपना आदमी है, तो तू क्यों मुझे मार रहा है? रंगा ने जैसे ही साले शब्द बोला, तभी जोरो ने एक और खंजर उसकी तरफ फेंका, जो उसके कान को शरीर से अलग करता हुआ पीछे चला गया। रंगा अपने कटे हुए कान पर हाथ रखकर बस चीखे जा रहा था। समुराई भी बुत बन गए थे। जब उन्होंने जोरो को दो तलवारों के साथ देखा, तभी वो समझ गए थे
कि वो कोई आम तलवारबाज नहीं है। 2 तलवारों से लड़ना बहुत कम समुराई कर पाते थे। तभी रंगा के आदमी ज़ोरो पर गोलियां चलाने लगे। ज़ोरो तुरंत अपनी तलवार को हवा में घुमाने लगा। वो तलवार से हवा में एक व्यू की रचना कर रहा था, जिससे एक भी बुलेट उसे टच न कर पाए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सतनाम को अब समझ में आया कि हंसराज उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे थे। ये कोई आम लड़का नहीं था। इसे इसके दुश्मन ऑनर ऑफ डेथ के नाम से जानते थे। निधि का तो मुंह ही खुला रह गया था। उसने आज से पहले ये सब एनीमे में देखा था, पर आज वो लाइव शो देख रही थी। तभी गोलियां रुक गई। समुराई समझ गए थे कि आज किसी बाप से पाला पड़ चुका है। इसकी तालीम किसी कैंसे से कम नहीं है। वो मूर्ख ज़ोरो को समुराई समझ रहे थे। समुराई ज़ोरो के इर्द गिर्द घूमने लगे थे। सतनाम बाबू से हमारी जरूरत है, हमला करो। सतनाम ने आदेश पाते ही रंगा के आदमियों पर गोली चला दी। सतनाम और हंसराज किसी हीरो की तरह एंट्री लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। सतनाम और उसके आदमी गोलियां चला रहे थे। रंगा ने देखा कि साक्षात हंसराज यमराज के रूप में आया है, तो वो डर कर भागा। वही ज़ोरो समुराइयों से लड़ रहा था। एक समुराई ने कुशामी गामा ज़ोरो की तरफ फेंकी। कुशामी गामा एक प्रकार की चैन से बंधी हुई कुल्हाड़ी थी, जो उसके मास्क पर लगी और आधा मास्क टूटकर नीचे गिर गया। तभी निधि की नजर उस मास्क मैन पर गई जो उसे बचा रहा था। सतनाम ने अपनी मैडम के हाथ खोले। निधि को उस मास्क मैन का आधा चेहरा दिखा, तो वो हक्की बक्की रह गई। ज़ोरो, निधि ने ज़ोरो का आधा चेहरा देखा तो वो चौंक उठी थी। ज़ोरो उसे बचाने के लिए इन सभी से लड़ रहा था। निधि का दिल ज़ोरो के लिए धड़क उठा। तभी निधि का माथा ठनका। उसे याद आया कि उस दिन ज़ोरो के रिफ्लेक्स देखकर उसे लगा ही था कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है। क्या ये कोई निंजा है? नहीं नहीं, निंजा तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। कायनात निधि की सोच पर मुस्कुरा रही थी। उसे क्या पता था कि उसका दिल एक निंजा की गिरफ्त में होने वाला था। वही ज़ोरो का जब आधा मास्क टूटा और उसका चेहरा उन समुराइयों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। जिस समुराई ने अभी अभी ज़ोरो पर कुशारी गामा फेंकी थी, उसने जब ज़ोरो का चेहरा देखा तो उसके शरीर के अंदर उसे एक झटका सा महसूस हुआ। वो झटका डर का था। वो 2 कदम पीछे हटा। ओनर ऑफ डेथ, ओनर ऑफ डेथ, ओनर ऑफ डेथ। ये सुनते ही सब एक पल के लिए रुक गए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो सब ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो जान चुके थे कि उनकी मौत आज पक्की हो चुकी है, पर इंसान मरने से पहले खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा छटपटाता है। उसी छटपटाहट के साथ समुराइयों ने हमला बोल दिया। ज़ोरो जान गया था कि उसका चेहरा देखने से ही ये समुराई डर चुके हैं। उसी डर के कारण वो आधा तो जीत ही चुका था। जब कोई योद्धा युद्ध में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठता है, तब उसकी मौत निश्चित हो जाती है। और हुआ भी ऐसा ही। ज़ोरो भी हरेक को बड़ी आसानी से हरा रहा था, उनके गले काट रहा था। हंसराज बस उसे लड़ते हुए देख मुस्कुरा रहा था। निधि वहां नहीं थी। सतनाम उसे हिफाजत से बाहर ले गया था। हंसराज भी अच्छी तरह से जान गया था कि ज़ोरो की आइडेंटिटी छुपाना सबसे ज्यादा जरूरी था। हंसराज उस पर फिदा हो चुका था। ज़ोरो की आंखों में अब मासूमियत की जगह बस हैवानियत दिखाई दे रही थी। ज़ोरो के हाथ अब कुशारी गामा आ चुकी थी। वो उसी से समुराई के हाथ पैर काट रहा था। एक समुराई की तो आंखों में कुशारी गामा फेंक के मारी और फिर एक ही झटके में उसकी चेन खींची, जिससे उस समुराई की आंख बाहर आ गई। अपने नाम को जस्टिफाई करता हुआ वो सारे समुराइयों को मौत दे चुका था। जब वो रुका तो वो पूरा खून से सना हुआ था। उसने आसपास देखा तो समुराई की लाशें इधर उधर पड़ी थी। हंसराज ने उसे देख तालियां बजाते हुए उसके पास आया। ज़ोरो को याद आया कि निधि भी वही थी। उसने आसपास देखा पर निधि कहीं नहीं दिखी। घबराने की जरूरत नहीं है। निधि ने तुम्हें समुराई की जान लेते हुए नहीं देखा। वैसे तुम बिल्कुल समुराई की तरह लड़ते हो। तुमने ये सब कहां से सीखा?
जापान का हर बच्चा बचपन में मार्शल आर्ट सीखता है। मुझे इसमें रुचि थी तो थोड़ा ज्यादा सीखा। हंसराज जानता था कि ज़ोरो झूठ बोल रहा था, पर उसने आगे कुछ न पूछने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और ज़ोरो के चेहरे को खुद ही पोंछने लगा। ज़ोरो पहले तो मना करते हुए पीछे हटा, पर हंसराज को कोई फर्क न पड़ा। वो पोछे ही जा रहा था। निधि से क्या कहने वाले हो? सतनाम निधि को फैक्ट्री से बाहर लेकर आ गया था। निधि अंदर जाना चाहती थी, पर सतनाम उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। वैसे वो किसी की भी नहीं मानती, पर सतनाम अंकल की वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी, तो वो उनकी बात भी नहीं टाल सकती थी। पर वो बस ज़ोरो के बारे में सोच रही थी। क्या वो सच में ज़ोरो था? हाँ, वो ज़ोरो की ही आंखें थी। मेरा अंदाजा सही था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए तो वो इतनी आसानी से तलवारों से बुलेट रोक रहा था। शायद जापान के सबसे ऊंचे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट से ट्रेनिंग ली है, पर वो इतना चोमू बनकर क्यों घूमता है? अगर कॉलेज की लड़कियां उसे लड़ते देखती तो ज़ोरो पर फिदा हो जाती, पर वो यहाँ आया कैसे? सतनाम अंकल, ये ज़ोरो यहाँ क्या कर रहा है? सतनाम कुछ जवाब देता उसके पहले ही निधि की नजर हंसराज और ज़ोरो पर पड़ी, जो उनकी तरफ ही आ रहे थे। हंसराज ने ज़ोरो के चेहरे पर से सारा खून साफ कर दिया था। ज़ोरो की कमीज भी बदल दी गई थी, मानो वो खून से नहाया ही ना हो। हंसराज अपनी बेटी के करीब आया। निधि अपने पिता को इग्नोर करते हुए ज़ोरो के गले लग गई। ज़ोरो को ये अजीब लगा, पर वो चुप रहा। हंसराज के चेहरे पर भी कोई आपत्ति नहीं दिख रही थी, उल्टा वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हंसराज ने सतनाम की तरफ देखा। रंगा का कुछ पता चला? नहीं सर, शायद वो बचकर भाग निकला है। भाग कर जाएगा कहाँ? जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढो और उसे कुत्ते की मौत दो। ज़ोरो ने निधि को अपने आप से अलग किया। निधि को भी लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है, तो वो भी ज़ोरो से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अब इधर उधर देख रही थी। क्या कर बैठी निधि? तू खुद पर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर सकती? ज़ोरो क्या सोच रहा होगा? वही ज़ोरो मन ही मन खुश हो रहा था। उसे तो लगा कि हर फाइट के बाद अगर ऐसा हग मिले तो वो तो 100 से भी ज्यादा समुराइयों को मारने के लिए तैयार हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ज़ोरो? I mean कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? और तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं जापान से हूँ और वहाँ तो हर एक गली में मार्शल आर्टिस्ट भरे पड़े हैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। हंसराज मन ही मन ज़ोरो को गालियां दे रहा था कि इसे झूठ बोलना तक नहीं आता। इसे थोड़ा बहुत कहते हैं? तुम अपनी तलवार से बुलेट को रोक रहे थे। ये एक माहिर मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकता है। मैं भी तो एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। क्या? तो तुम किडनैप कैसे हो गई? ज़ोरो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। निधि भी इस सवाल को सुन इधर उधर देखने लगी। मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वो किडनैप हो गई। वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। निधि ने बात घुमाने की कोशिश की। तो तुमने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे वो तो मैं तुम्हारे घर आया था ना, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें किडनैप करके ले गए, तो अंकल के साथ मैं भी चला आया। तुम मेरे घर आए थे? क्यों? मैं तुम्हें मेरा इताची का एक्शन फिगर देने आया था। तुम्हें चाहिए था ना? निधि खुश हो गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई। उसे याद आया कि वो एक्शन फिगर ज़ोरो का भी फेवरेट है। हाँ, पर किस खुशी में? मैं शहर छोड़कर जा रहा था, तो सोचा कि तुम्हें ये पसंद है, तो दोस्ती के नाम तुम्हें ये देता जाऊं। What? तुम शहर छोड़कर जा रहे हो? पर क्यों? बस यूं ही, शायद मुझे ये शहर रास नहीं आया। निधि और ज़ोरो बहस कर रहे थे। उन दोनों को लड़ता देख सतनाम और हंसराज मुस्कुरा रहे थे कि तभी हंसराज की नजर रंगा पर गई। रंगा कहीं नहीं भागा था, वो बस छुप गया था। उसके पास एक गन थी, बस वो एक मौके की तलाश में था और उसे मौका मिल गया था। वो गन लेकर सामने आया। वो हंसराज को हमेशा के लिए दर्द देना चाहता था। उसने निधि की तरफ गन तानी। तभी हंसराज की नजर रंगा पर गई। वो समझ गया कि वो निधि को मारने जा रहा है। निधि! हंसराज को चिल्लाता देख निधि ने अपने पिता की तरफ देखा, जिसकी नजर रंगा पर थी। निधि ने भी उसी दिशा में देखा तो रंगा उसके सामने गन लिए खड़ा था।
हंसराज निधि के सामने आकर खड़ा हो गया और 3 गोली हंसराज की पीठ में जाकर लगी। निधि सन्न रह गई। जिस आदमी से उसने हमेशा नफरत की थी, आज उसने ही उसकी जान बचाई। सतनाम ने रंगा को गोलियों से भून डाला। हंसराज अपनी बेटी की तरफ देख मुस्कुराए। लव यू प्रिंसेस। हंसराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। बारह साल पहले मुंबई शहर में हंसराज ने अपने बड़े बेटे रुद्र के बर्थडे पर ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था। शहर के बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन इस पार्टी में शरीक हुए थे। निधि केवल 8 साल की थी। वो अपनी मम्मी ममता का पल्लू पकड़कर ममता जहां जहां जाती थी वो भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। हंसराज सभी मेहमानों से मिलने में लगा हुआ था। तभी उनका बेटा रुद्र उनके पास आया। सभी मेहमान रुद्र को देख उसे बर्थडे विश करने लगे। हंसराज ने भी अपने बेटे को गोद में उठा लिया। तभी उसकी नजर अपनी बीवी ममता पर गई, जिसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। वो अपनी बीवी के पास गया। ममता, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? पता नहीं, आज सुबह से ही मेरा दिल बेचैन है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। क्या तुम भी? देखो, ऐसे बुरे ख्याल मत लाओ दिमाग में। आज हमारे बेटे रुद्र का जन्मदिन है, इसे सेलिब्रेट करते हैं। ममता ने हाँ में सर हिलाया और एक मुस्कान दी। वो मुस्कान फीकी थी। तभी सतनाम वहां आ गया। सर, केक काटने का समय हो गया है। सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आइए। हंसराज ने सिर हिलाकर हामी भरी और रुद्र को अपनी गोद में उठा लिया। हमारा राजा बेटा केक काटेगा। सभी गेस्ट इकट्ठा हुए और तभी ट्रे में केक लाया गया। रुद्र के हाथ में हंसराज ने प्लास्टिक का चाकू थमाया। रुद्र केक को काटने ही जा रहा था कि एक बुलेट रुद्र के फोरहेड में जा घुसी। रुद्र का जन्मदिन मृत्यु दिवस में तब्दील हो चुका था। ममता ये देख चिल्ला उठी और अपने बच्चे के पास आई कि तभी दूसरी गोली ममता के सर में जा घुसी और ममता भी वहीं ढेर हो गई। हंसराज कुछ समझ पाता कि तभी एक बंदा मशीन गन लेकर कमरे में आ गया और उसने मशीन गन चला दी। 2 मिनट तक वो आदमी बस फायरिंग करता रहा। सतनाम ने ऐन मौके पर निधि को कवर कर लिया था। हंसराज, हरामजादे, तूने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा था। आज मैंने तेरे बेटे को मारकर अपना बदला लिया है। मौका देखकर हंसराज के गार्ड्स ने उस आदमी को गोलियों से भून डाला। और उस आदमी की कही बात तब से निधि के कानों में सुनाई दे रही थी। यही आवाज निधि को अपने पिता से नफरत करने की वजह बन गई थी। जब भी वो अपने पिता हंसराज की तरफ नरम होने की कोशिश करती, वो आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगती। आज सुबह तक निधि के कानों में उस आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी, पर जब उसके पिता हंसराज ने उसे बचाने के लिए खुद को मौत के गले लगाया तो उन गोलियों की आवाज में उस आदमी की आवाज दब सी गई। हंसराज को दिल्ली के स्टार्लिंग हॉस्पिटल में ले जाया गया। दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया गया जो हंसराज को ऑपरेट कर रहे थे। हंसराज का ऑपरेशन चल रहा था। निधि ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठी थी। उसके चाचा और आकाश भी वहां आ गए थे। जब यह खबर निधि के दोस्तों को मिली तो अंजलि और रोनी भी वहां आ गए। इस समय में जोरो निधि के पास से हिला तक नहीं था। निधि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो शॉक में थी। जोरो को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो निधि से क्या कहे। वो इस मामले में अनाड़ी था। तभी उसके चाचा विनीत और उसकी बीवी टीना, बेटा आकाश भी वहां आ गए। जब निधि का परिवार वहां आ गया तो जोरो को लगा कि उसे अब यहां से जाना चाहिए और वो उठकर जाने लगा कि तभी निधि की दोस्त अंजलि और रोनी भी वहां आ गए। रोनी को देख निधि उसके गले लगकर रोने लगी। दूर खड़ा जोरो ये सब देख रहा था। उसके सीने में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। जोरो अपने रूम पर वापस लौटा जहां प्रोफेसर चौधरी उसका कब से इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हारी वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो गई। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है अंकल। वो समुराई हमारे पीछे नहीं बल्कि निधि को जान से मारने के लिए आए थे। व्हाट? निधि को मारने? तुम्हें कैसे पता? जोरो ने प्रोफेसर को सारी बात बताई।
सारी बात सुनने के बाद, यानी क्लब में वो तुम्हें नहीं बल्कि अपना कंसाइनमेंट पूरा करने आए थे। पर समुराय निधि के पीछे क्यों है? हाँ, क्योंकि उसके पिता अंडरवर्ल्ड डॉन हंसराज रायजादा हैं। हंसराज रायजादा का नाम सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क बन गया था, पर वो चुप रहा। समुराय इंडिया में कब से ऑपरेशंस कर रहे हैं? कई सालों से कर रहे हैं। जब समुराय का बिजनेस लॉस्ट में जा रहा था तो उन्होंने उन देशों से संबंध स्थापित किए जहां क्राइम रेट हाई था। मुझे भी क्लब वाला हमला एक कंसाइनमेंट ही लगा था, पर उन लोगों ने जिस तरह तुम पर हमला किया तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे ही पीछे यहाँ आए हैं। यानी हम ठीक दाइसुके की नाक के नीचे हैं। समुराई अपना मिशन किसी भी हाल में पूरा करेंगे। वो निधि को मारने वापस आएंगे। पर तुम कह रहे थे कि तुमने रंगा को मार दिया है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि निधि की किडनैपिंग में केवल रंगा का ही हाथ था। मुझे लगता है कि गेम इससे भी बड़ा है। कोई है जो पर्दे के पीछे रहकर शतरंज की चाल चल रहा है, पर कौन, ये पता लगाना होगा हमें। हमें? तुम तो क्राइम की दुनिया से दूर रहना चाहते थे ना? अरे हाँ 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 हाँ, जिसे जुर्म की दुनिया से दूर रहना था उसे प्यार हो तो भी किससे? अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी से। प्रोफेसर हंसने लगा। ये मैं पहले ही सोच चुका हूं, पर निधि रोनी से प्यार करती है और मैं उन दोनों के प्यार के बीच नहीं आना चाहता। पर मैं ये सुनिश्चित जरूर करना चाहता हूं कि वो सेफ रहे। इसलिए निधि की जान के पीछे कौन है ये मुझे पता लगाना होगा। तुम्हें पता है कि निधि के पिता हंसराज रायजादा ही इंडियन फिनिक्स हैं? जोरो ने जब ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए। जोरो ये सुन पूरा हिल चुका था। फिनिक्स पर हमले की खबर ने पूरे अंडरवर्ल्ड में खलबली मचा दी थी। सारे बड़े डॉन और माफिया ने मुंबई के होटल ग्रीनलैंड में मिलने का तय किया। यह होटल मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन आसिफ का ही था। आसिफ पिछले 10 साल से फिनिक्स की छत्र छाया में मुंबई को संभाल रहा था। सभी डॉन होटल के 3rd फ्लोर पर इकट्ठा हुए। ये फ्लोर आसिफ ने अपनी प्राइवेट मीटिंग्स और अय्याशी के लिए बनाया हुआ था, जहां आज सभी डॉन इकट्ठा हुए थे। रंगा को हंसराज को मारने की जरूरत क्या थी? हंसराज ने अभी भी 3 उम्मीदवार का नाम नहीं दिया। कोलकाता के डॉन आदित्य बजाज ने अपनी बात कही। उसके चेहरे पर टेंशन के साथ एक डर भी था, जो उस फ्लोर पर बैठे हर सदस्य के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे तो बस यही डर है कि कहीं गैंग वॉर ना शुरू हो जाए, वरना धंधे पर बहुत असर पड़ेगा। याद है ना पटेल भाई, किस तरह 12 साल पहले फिनिक्स के परिवार पर वार हुआ था? तब उसने किस तरह गदर मचाया था। इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम सभी ने यह तय किया था कि जब तक वो फिनिक्स के 3 उम्मीदवार का नाम नहीं दे देता तब तक उसे जिंदा रखा जाए। उससे पहले हम में से कोई भी वार नहीं करेगा। तो फिर रंगा ने किसके कहने पर उसकी बेटी पर हमला किया? सभी डॉन एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। अब हंसराज को भी यही लगेगा कि उस पर हमला फिनिक्स की चेयर के लिए किया गया है। अब हमें बस उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। ये सुनकर सभी के शरीर का खून जम गया। सभी वहां बात कर रहे थे तो किसी को ये पता नहीं था कि उस फ्लोर की सारी बातें रूम नंबर 106 में बैठा अकीरा सुन रहा। जहां मुंबई में अंडरवर्ल्ड की मीटिंग हो रही थी, वहीं दिल्ली में भी इस बारे में गुप्त मीटिंग हो रही थी। जिसके हाथ में पप्पी का बना हुआ टैटू था, वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने तुम्हें बस निधि को अपने रास्ते से हटाने के लिए कहा था, फिनिक्स को नहीं। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रंगा निधि को ही मारने जा रहा था कि तभी वो फिनिक्स बीच में आ गया। निधि को हमारे रास्ते से हटाने के लिए कोई और योजना बनानी पड़ेगी, और ये जोरो हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। उसका भी कोई इंतजाम करो, वरना उसे गले की हड्डी बनने में देर नहीं लगेगी। क्लब में भी उसने ही हमारा काम बिगाड़ा था। बारटेंडर ने उसकी ड्रिंक में दवा मिला दी थी, तब जोरो ही निधि को वहां से ले गया था। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जोरो को मौत के घाट उतार दो। हमने शतरंज चाल बिछा दी है, हम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कहकर उस टैटू वाले बंदे ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हॉस्पिटल में हंसराज को होश आ गया था। उसका भाई विनीत, उसकी बीवी टीना, आकाश सब हंसराज से मिल रहे थे।
पर निधि बस एक कोने में खड़ी थी। हंसराज अपनी बेटी से मिलना चाहता था, पर सब एक के बाद एक मिलते ही जा रहे थे। निधि भी अपने पिता से मिलना चाहती थी, पर क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर उसकी आंखों के आंसू सब कुछ बता रहे थे। हंसराज ने अपनी बेटी के आंसू देख लिए और वो बेड से उठने की कोशिश करने लगा। बेटा निधि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रो मत। हंसराज की आवाज सुन निधि ने अपने पिता की तरफ देखा। हंसराज उठने की कोशिश कर रहा था। ये देख वो अपने पापा के पास आई। पापा, आप उठिए मत, आपके स्टिचेस खुल जाएंगे, आपको आराम की सख्त जरूरत है। निधि ने कई साल बाद अपने पिता को पापा कहा था। ये सुनकर हंसराज रो पड़ा। निधि भी अपने पिता के गले लग गई। दोनों बाप बेटी बस रोते रहे और अब उन आंसुओं से नफरत की दीवार ढह चुकी थी। निधि अब अपने पिता के साथ ही वक्त गुजार रही थी। दोनों बाप बेटी घंटों तक बात किया करते थे। रोनी भी हंसराज की दिन रात सेवा करता था। हंसराज रोनी से काफी इम्प्रेस हुआ था। फिर एक दिन, निधि बेटा, पता नहीं कब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप अभी और 100 साल जिएंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मुझे भी कल तक ये लग रहा था कि मेरे पास बहुत समय है, पर जब गोली लगी तो पता चला कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से कोई लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूं। क्या पापा, आप भी? अभी मेरी उम्र क्या हुई है? अच्छा, शादी बाद में कर लेना, अभी केवल सगाई तो कर लो। वैसे भी मुझे तुम्हारी और रोनी के बारे में सब पता है। विनीत ने भी रोनी के बारे में इंक्वायरी की है। उसका परिवार इनोसेंट है। बस तुम्हारी इजाजत चाहिए सगाई के लिए। क्या पापा, आप भी? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर हाँ कर दे। क्या पापा, आज मरने की बातें क्यों कर रहे हैं? ओके, जैसा आप चाहें, मेरी हाँ है। यह हुई ना मेरी बेटियों वाली बात। अपने पापा के चेहरे पर खुशी देखते हुए निधि खुश हो गई। तभी हंसराज को कुछ याद आया। निधि, वो तुम्हारा जापानीज दोस्त आजकल कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका? ये सच था कि जोरो उस हादसे के बाद एक बार भी निधि से मिलने नहीं आया था और ना ही निधि का फोन उठा रहा था। निधि ने मुंह बनाया। जोरो? हाँ जोरो, क्या आदमी है। उस दिन वो नहीं होता तो तुम्हें उन गुंडों से बचाना मुश्किल होता। उससे कहो कि मुझसे मिले। निधि ने केवल सर हिलाया। दाइसुके किसी से फोन पर बात कर रहा था। जब सामने से फोन कट हुआ तो उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें उभर आई थी। उसने अपना फोन जमीन पर पटका। तभी रयो और माया ने उस कमरे में प्रवेश किया। उन्हें दाइसुके के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? इंडिया के एक क्लाइंट का कंसाइनमेंट लिया था जो बार बार फेल हो रहा है। उसमें मैंने भी एक छोटी सी गलती कर दी है। हमें पता नहीं था कि हमने हमारे बड़े क्लाइंट के अगेंस्ट केस ले लिया है और वो बुरी तरह से घायल हैं। जोरो की वजह से हमने उस क्लाइंट का बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया। हमने हमारे बड़े क्लाइंट को नाराज कर दिया है। अब वो चाहते हैं कि जिसने उन्हें मारने की सुपारी दी है उनका नाम चाहिए, जो हमारे उसूल के खिलाफ है। तो तुम उन्हें बता दो, हम छोटे क्लाइंट के लिए बड़े क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। सामुराई अपने असूल नहीं बदल सकते। और अगर हमने नाम बता भी दिया तो इंडिया में गैंग वॉर शुरू हो जाएगी, जो हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो इंडियन माफिया में हलचल ला सकता है? मैं जानना चाहती हूँ। अरे छोड़ो उस तुम्हारे वन हैंड निंजा को। जोरो के बारे में पता चला कि नहीं? हाँ, उसे कुछ तो पता लगा है। कोई इंडियन 2 साल पहले जोरो को ढूंढते हुए जापान आया था। उस आदमी के निंजाज और समुराई में जासूस तक हैं जो उसे यहाँ की खबर पहुंचा रहे हैं। क्या ये नामुमकिन है? तुम्हारा अकीरा भांग खा चुका है। हम दुनिया के सबसे बड़े जासूस हैं और हमारी कोई जासूसी कैसे कर सकता है? हमें भी पहले ऐसा ही लगा था, पर अकीरा ने सबूत दिया है। रयो जो अपने साथ बैग लाया था उसमें से उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और दाइसुके को दिया। ये उन सभी जासूसों की लिस्ट है जो हमारे यहाँ जासूसी कर रहे थे। हमने तो हमारी लिस्ट साफ कर ली है, तुम भी कर लो। दाइसुके ने जब लिस्ट देखी तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कमाल है, हम दुनिया भर की जासूसी करते हैं और कोई हमारी जासूसी करवा रहा है। अकीरा को लगता है कि ये सब किसी इंडियन डॉन ने करवाया है, तो बस
वो उनकी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए भारत गया है। अरे हाँ, तुम्हें अगर कोई एतराज ना हो तो तुम्हारे इंडियन क्लाइंट का केस अकीरा हैंडल कर ले। मेरे 2 हाथों वाले सामुराई से नहीं हुआ तो तुम्हारे 1 हाथ वाले निंजा से हो जाएगा। हमारे निंजास का 1 हाथ ही काफी होता है, और इस केस में माया भी अकीरा को ज्वाइन करेगी। वैसे भी बाबा के जाने के बाद माया ने कोई मिशन नहीं लिया है। मैं चाहता हूं कि उसका माइंड भी फ्रेश हो जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि इंडियन स्टेट ही खीर होते हैं। माया और अकीरा दोनों भारत आ रहे थे। क्या माया जोरो से मिल पाएगी? क्यों जोरो निधि से नहीं मिल रहा? क्यों जोरो निधि से नहीं मिल रहा था? क्या जोरो और निधि की प्रेम कहानी पूरी होगी? जानने के लिए सुनते रहिए माय बॉयफ्रेंड इज निंजा का अगला एपिसोड। निधि जोरो के घर पहुंची। कई दिनों से जोरो निधि का कॉल नहीं उठा रहा था और ना ही उससे मिलने आ रहा था, इसलिए वो आज जोरो के घर पहुंच गई थी। जोरो ने दरवाजा खोला, पर जैसे ही उसने निधि को देखा तो उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। ये देख निधि और गुस्सा हो गई। उसने डोरबेल फिर से बजाई। ओए जापानी, दरवाजा खोल, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। निधि ने तब तक बेल बजाई जब तक कि जोरो ने तंग आकर डोर नहीं खोला। जैसे ही जोरो ने दरवाजा खोला, निधि उस पर टूट पड़ी। निधि ने न आओ देखा न ताओ और जोरो पर हमला करने लगी। वो मार्शल आर्ट्स के दांव पेच दिखाने लगी। जोरो भी उसके वार को बड़े आराम से रोक रहा था। तभी निधि के हाथ में हॉकी स्टिक आ गई। जोरो ने जब निधि के हाथ में स्टिक देखी तो देखो निधि, ये हॉकी स्टिक है, बहुत लगती है, उसे रख दो। क्यों? आया ना लाइन पे, तू मेरा फोन नहीं उठा रहा था। निधि जोरो के पीछे भागी। जोरो भी अपने आप को बचा रहा था। तभी निधि का पैर फिसला और वो सीधा जोरो पर गिरी और जोरो भी बेड पर गिरा। जोरो के ऊपर निधि गिरी, जैसे नियति खुद निधि और जोरो को एक करना चाहती थी। निधि को जोरो के दिल की धड़कन महसूस हो रही थी, जो हद से ज्यादा तेज थी। निधि ने जब उसके दिल की धड़कन सुनी तो वो जोरो की तरफ देखने लगी। जब भी निधि जोरो के साथ होती तो एक अलग ही निधि बन जाती थी। जोरो भी दुनिया के सामने ओनर ऑफ डेथ था, पर निधि से उसकी फटती थी। तभी निधि को कुछ एहसास हुआ और वो जोरो से अलग हो गई। दोनों एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे। वो इधर उधर देखने लगे। तुम कॉफी पियोगी? निधि ने हाँ में सर हिलाया और जोरो उठकर जाने लगा। तभी निधि ने अपने हैंडबैग से एक कार्ड निकाला। जोरो, ये सुन जोरो ने निधि की तरफ देखा। निधि ने उसे वो कार्ड हाथ में थमाया। ये क्या है? जोरो ने उस कार्ड को देखा। वो निधि और रोनी की सगाई का कार्ड था। मेरी सगाई फिक्स हो गई है। जोरो के कान में ये शब्द पड़े तो जोरो का सीना एकदम से भारी हो गया। उसका गला भी सूखने लगा था। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसने अपना गला साफ किया और वो न चाहते हुए भी मुस्कुराया। कांग्रेचुलेशंस निधि। निधि ने जोरो की आंखों में आंसू देखा और वो समझ गई कि जोरो क्यों उससे मिलना नहीं चाहता था। निधि को भी अपने अंदर कुछ महसूस हुआ। हंसराज की तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई थी। निधि और रोनी की भी सगाई का दिन तय किया गया था। तभी एक दिन हंसराज से मिलने अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन आए। हंसराज ने उन्हें मीटिंग रूम में बुलाया। पूरे देश के बड़े बड़े डॉन मिलने आए थे। हंसराज जानता था कि ये सब किस लिए आए थे। सबने हंसराज की तबीयत के बारे में पूछा और फिर सबने मुद्दे की बात की। हंसराज भाई, अब काफी समय हो चुका है। अब हम सभी की ये इच्छा है कि हमें तीनों उम्मीदवारों के नाम बता दो। हाँ, मुझे पता है कि तुम सभी को अगले फीनिक्स के उम्मीदवार का नाम जानना है। तुम्हारे इंतजार की कीमत मैंने 3 गोलियां अपने पीठ पर लेकर चुकाई हैं। ये सुनकर सभी के गले सूखने लगे। उन सभी की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मेरी बेटी को मरवाना चाहते थे। तुम्हें यह लगा कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ तो कुछ करूंगा नहीं। सतनाम, उसे लेकर आओ। सतनाम ने सर हिलाया और वो बाहर गया। जब वो वापस लौटा
तो उसके हाथ में कोई सामान था जो एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। उसने उसे बीचों बीच टेबल पर रखा। सबकी नजर उस लाल कपड़े पर ही थी। सतनाम ने वो लाल कपड़ा हटाया तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। वो कहने को तो डॉन थे, पर इस समय उन्हें कोई देखता तो कोई यकीन नहीं करता कि वे डॉन थे। उस लाल कपड़े के पीछे रंगा के कटे हुए शरीर के हिस्से थे, जिसमें कटे हुए हाथ और कटी हुई उंगलियां, सिर, पैर सबको काट कर उस प्लेट में सजा कर रखा गया था। रंगा को जब गोलियों से छलनी किया गया तो उसे भी हॉस्पिटल साथ में ले जाया गया। उसका इलाज करवाया गया। किसी भी हालत में उसे जिंदा रखा गया। उसकी देखभाल की गई। उसके खाने पीने का सब बंदोबस्त किया गया था। जैसे किसी बकरे को हलाल करने से पहले उसकी देखभाल की जाती है, वैसे ही देखभाल की गई, क्योंकि हंसराज ये मानता था कि अपने दुश्मन को गोली मारकर उसकी हत्या करना एक आसान मौत होती है। जब रंगा पूरा ठीक ठाक हो गया तब उसे तड़पा तड़पा कर उसके शरीर के हिस्से काटे गए और ये ध्यान रखा गया कि रंगा के शरीर का आखिरी भाग भी जब काटा जाए तो वो जिंदा हो। सतनाम ने सभी डॉन को ये सारी बातें विस्तार से बताई। सतनाम जब ये सब कुछ उन डॉन लोगों को बता रहा था तब बीच बीच में सभी एक नजर उन रखे हुए रंगा के शरीर के हिस्से को देख रहे थे। उन सभी की ऐसी हालत हो चुकी थी कि काटो तो खून ना निकले। हंसराज ने उनके अंदर डर पैदा कर दिया था। जो डॉन दूसरों को डराकर डॉन बने थे, आज हंसराज उन्हें डर की डेफिनेशन सिखा रहा था। तभी हंसराज ने सतनाम को इशारा किया तो सतनाम ने रंगा के शरीर के टुकड़ों को उठा उठाकर एक एक डॉन के सामने रखा। तभी सभी डॉन को पता चला कि उन टुकड़ों की संख्या उतनी ही है जितने उन टेबल पर बैठे हुए थे। जब सतनाम ने सबके सामने एक एक टुकड़ा रख दिया, जब तुम यहाँ से जाओ तो इसे साथ ले जाना, और जब भी मुझे या मेरे परिवार को खत्म करने का ख्याल भी आए तो रंगा के इन टुकड़ों को एक बार देख लेना। और अगर इन्हें देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत बच गई हो तो तब मुझसे भिड़ने की सोचना। मैं तुम्हें इससे भी बुरी मौत दूंगा। हंसराज के एक एक शब्द उन सभी डॉन के कानों में बम की तरह गिर रहे थे। हंसराज ने जब अपनी बात पूरी की तब सारे डॉन पसीने से तरबतर हो चुके थे, जबकि उस रूम में एसी लगे हुए थे। हंसराज ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया था कि वो फिनिक्स क्यों है। फिनिक्स ने उन सभी डॉन पर नहीं, उनकी आत्मा पर वार किया था। वो उन्हें अंदर से मार चुका था। हंसराज ने आसिफ की तरफ देखा। आसिफ, तुम सभी की मुंबई की मीटिंग कैसी रही? सुना तुमने सभी को मस्त मटन बिरयानी खिलाई। ये सुन आसिफ को सांप सूंघ गया। डर के मारे उसकी हलक से आवाज तक नहीं आ रही थी। मुझे भी इन सभी को बिरयानी खिलाने का मन है, पर मटन की नहीं, तुम्हारे गोश्त की। भाई मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पता है, वरना आज मटन बिरयानी के बदले इन सबको तुम्हारी बिरयानी ना खिलाता। मीटिंग रूम में शांति फैल गई थी। सभी को वहां घुटन महसूस हो रही थी। सभी वहां से भागना चाहते थे। तभी हंसराज ने शांति को भंग किया। अच्छा, तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं अपनी बेटी की सगाई के बाद अगले महीने जाने 10 जून को फिनिक्स के उम्मीदवारों के नाम बता दूंगा। तब तक अगर किसी ने भी मेरी बेटी की सगाई में अड़चन, छोड़ो, तुम लोग तो काफी समझदार हो, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। ये सुन सभी जल्दी उठकर जाने लगे। हर कोई वहां से जाना चाहता था। अब एक मिनट भी कोई रुकना नहीं चाहता था। हंसराज के चेहरे पर मुस्कान थी। वो एक बात जान चुका था कि आज इनमें से किसी को भी नींद नहीं आने वाली। निधि और रोनी की सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सगाई की तारीख 20 मई रखी गई, पर निधि के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जोरो से मिलने के बाद से उसका मन बेचैन हो उठा था। निधि जोरो के दिल की बात पढ़ चुकी थी। उसे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो केवल जोरो को एक अच्छा दोस्त समझती थी। पर क्या सच में जोरो उसका दोस्त था या उससे बढ़कर था? जब से वो जोरो से मिली थी तब से उसने रोनी से मिलना
कम कर दिया था। वो बस बहाना ढूंढती कि कैसे जोरो के साथ वक्त बिताए। उसे अब एहसास हो रहा था कि सही तभी जोरो के घर के सामने एक मर्सिडीज कार आकर रुकी। जोरो और प्रोफेसर दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए और उस कार को देखने लगे। दोनों के मन में बस एक ही सवाल था कि इस वक्त कौन आया। तभी उस मर्सिडीज का आगे का डोर खुला और उसमें से एक सरदार जिसने ब्लैक सूट पहना था। जोरो ने उसका चेहरा देखा तो वो पहचान गया। वो और कोई नहीं, सतनाम सिंह था। जोरो उनके पास गया पर सतनाम ने पीछे का डोर खोला जिसमें से हंसराज रायजादा बाहर आए। जोरो ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जोरो उनके पास गया। कैसे हो मेरे सामुराई? जोरो केवल मुस्कुरा रहा था। का दिन आ चुका था। पूरा रायजादा मैंशन सज चुका था। हंसराज भी अपनी बेटी की सगाई से बेहद खुश थे। उसने अपनी बेटी की सगाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर के बड़े बड़े लोग, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, वीआईपी, वीवीआईपी, नेता और फॉरेन से भी लोग इस सगाई में शामिल हुए थे। पूरे शहर में बस इस सगाई की ही चर्चा हो रही थी। मेहमानों के लिए महंगी महंगी शैंपेन और 100 से भी ज्यादा क्यूजिन डिश तैयार करवाई गई थी, जिसके लिए उसने विदेशों से शेफ को बुलवाया था। हंसराज अपने बाप होने का फर्ज अच्छी तरह निभाना चाहता था। सब लोग सगाई एंजॉय कर रहे थे। निधि भी जोरो को भुलाकर रोनी के साथ अच्छी जिंदगी शुरू करने जा रही थी। उसने आज हल्के पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। निधि के सभी दोस्त सगाई में आए हुए थे। अंजलि, आकाश और बाकी सभी कॉलेज के दोस्त सगाई में शामिल हुए थे। बस जोरो कहीं नहीं था। निधि की नजर बस जोरो को ही ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर प्रोफेसर चौधरी के ऊपर गई। वो भी इस सगाई में आए थे, जो क्यूजीन का मजा ले रहे थे। निधि ने अपनी सहेलियों, जो उसे कब से घेर के खड़ी थी, उन्हें 1 मिनट में आती हूँ ये कहकर प्रोफेसर के पास आई। प्रोफेसर चौधरी ने निधि को देखा। हाय निधि, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे खाना बहुत बढ़िया बनाया है। थैंक्स। जोरो सगाई में नहीं आया? कोई मजनू अपनी लैला की सगाई में आता है क्या? निधि ये सुन चौंक गई थी। प्रोफेसर चौधरी जोरो के फीलिंग्स के बारे में जानते थे। निधि के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए थे। तभी सतनाम वहां आ गया। निधि बेटा, रिंग सेरेमनी का टाइम हो गया है। हंसराज सर आपको बुला रहे हैं। निधि ने हाँ में सर हिलाया और वो अपने पापा के पास आ गई। सभी रिंग सेरेमनी के लिए दोनों को घेर कर खड़े हो गए। रोनी ने निधि को रिंग पहनाई। ये देख सभी तालियां बजाने लगे। सब खुश हो रहे थे। अब निधि की बारी थी, पर पता नहीं क्यों निधि बस रिंग हाथ में लिए हुए खड़ी रही। तभी उसकी नजर भीड़ में गई जहां जोरो चुपचाप खड़ा था। निधि उसे ही देखती रही।
आज जोरो की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आज उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था कि तभी लाइट चली गई। पार्टी में हल्ला मच गया। हंसराज भी चिल्ला उठा और अपने नौकरों को लाइट चेक करने के लिए कहा। तभी लाइट वापस आई तो सभी ने देखा कि रोनी वहां नहीं था, तो सब टेंशन में आ गए। निधि भी टेंशन में आ गई। उसने जोरो को देखा, पर जोरो भी वहां नहीं था। निधि की टेंशन और बढ़ गई। सभी रोनी को पूरे मेंशन में ढूंढ रहे थे। हंसराज ने भी अपने गार्ड्स को रोनी को ढूंढने के ऑर्डर्स दिए। निधि भी रोनी को ढूंढते ढूंढते एक कमरे के सामने पहुंची। तभी सामने वाला एक दरवाजा खुला और उसमें से खून से पूरी तरह सना हुआ जोरो बाहर निकला। निधि जोरो को देख चिल्ला उठी। निधि उस जगह स्टैचू बनकर खड़ी रह गई थी। निधि के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पहुंच गए। सभी ने जोरो को खून से सना हुआ देखा। निधि बस जोरो को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में नफरत और आंसू दोनों एक साथ दिख रहे थे। तभी निधि ने कमरे की तरफ देखा जहां रोनी की लाश पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जोरो ने रोनी को मार डाला था।